कहानी की शुरुआत होती है जब गॉडेस ऑफ डार्कनेस हॉइज वाइट डीमन कासल के ऊपर से उड़ते हुए गुजरती है। उसकी आवाज़ में बेइंतहा गुस्सा है और वो नीचे खड़े नौजवान वाइट डीमन सेंट चेनबाई को बुरी तरह फटकार रही है। वो उसे उसके मिशन में फेल होने के लिए जलील करती है और कहती है कि उसकी इस नाकामी ने गॉडेस का मूड बहुत खराब कर दिया है। नफरत भरी आवाज़ में वो उसे नर्क में जाने का हुक्म देती है। चैन घबरा जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, लेडी गॉडेस होइस, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मेरे पिछले कामों को देखते हुए मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन होइस उसकी बात को फौरन ठुकराते हुए कहती है कि मामूली इंसानों को मौके मांगने का कोई हक नहीं है। वो ऐलान करती है कि इस अंधेरे के साथ साथ उसका वाइट मैजिक कैसल भी हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तभी अचानक वाइट डीमन कैसल में काली लहरें उठने लगती हैं जो चैन को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे नीचे रिवर ऑफ डार्कनेस में खींचने लगती हैं। उन लहरों के बीच डूबते हुए वो सोचता है कि उसने लेडी गॉडेस के लिए करीब 100 टास्क पूरे किए थे, फिर भी सिर्फ एक नाकामी की वजह से उसे खत्म किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मामूली इंसान है। हार मानने के बजाय वो अपनी तकदीर पर जोर जोर से हंसने लगता है। काले पानी में पूरी तरह समा जाने से पहले वो निडर होकर लेडी गॉडेस वॉइस को अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और चिल्लाकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़ेगा नहीं। गहरे काले पानी के अंदर चैन डूबता ही जा रहा है और चारों तरफ सिर्फ अंतहीन अंधेरा है। तभी अचानक उसका हार्ड ग्लास लॉकेट चमकने लगता है और एक चमत्कार की तरह चैन अपने बिस्तर पर जाग जाता है और उसके मुंह से अब भी लेडी गॉडेस हॉइस के लिए वही गुस्से भरी चीखें निकल रही हैं। आसपास का नज़ारा देखकर चैन सन्न रह जाता है और सोचने लगता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है और आखिर वो है कहाँ। कमरे को ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास होता है कि ये तो उसके कॉलेज के दिनों का डॉर्म रूम है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और लेडी गॉडेस होइज ने उसे मारा क्यों नहीं। पिछले कई दशकों की वो तबाही उसे इतनी असली महसूस हो रही थी कि उसे शक होने लगता है कि क्या वो सब महज एक सपना था। तभी उसका ध्यान अपने हार्ड ग्लास लॉकेट पर जाता है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे याद आता है कि हार्ड ग्लास वही आइटम है जो उसे यूनिवर्सल विल के आने और ट्रायल शुरू होने के 20 साल बाद मिला था। वो कहता है कि हार्ड ग्लास अब तक का सबसे अनोखा आइटम था जो उसने कभी देखा था। ये ना तो उसके एट्रीब्यूट्स दिखा सकता था और ना ही इसे कोई तबाह कर सकता था, इसलिए वो इसे हमेशा अपने पास रखता था। वो बड़े गौर से उस हार्ड ग्लास को देखता है और सोच में डूब जाता है। उसे याद है कि इसकी रेत हमेशा नीचे जमी रहती थी और उल्टा करने पर भी नहीं हिलती थी, लेकिन अब वो रेत ऊपर की तरफ है। इसका मतलब वो समझ जाता है कि वक्त पीछे जा चुका है। वो फौरन वक्त चेक करता है और उसे पता चलता है कि आज 5 जून 2030 की तारीख है, यानी यूनिवर्सल विल के आने और तबाही शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। चैन सोचता है कि 10 दिन बाद 15 जून को यूनिवर्सल विल आधिकारिक तौर पे आ जाएगी और ट्रायल शुरू हो जाएगा। उस वक्त 90% से ज़्यादा इंसानियत खत्म हो जाएगी और मरे हुए लोग तरह तरह के जॉम्बीज और मॉन्स्टर्स में बदल जाएंगे। सारे आम हथियार बेकार हो जाएंगे और पूरी दुनिया महज एक रात में अपनी तबाही की गवाह बनेगी। लेकिन यूनिवर्सल ट्रायल के खतरों के साथ साथ कई मौके भी आएंगे। जो लोग बच जाएंगे उनके अंदर छिपी इनेट एबिलिटीज जाग जाएंगी। यूनिवर्सल विल के साथ अलग अलग लोगों से कई जादुई इक्विपमेंट और आइटम्स भी धरती पर गिरेंगे। इन खजानों ने उन भगवानों का भी ध्यान खींचा जो ब्रह्मांड के नियमों को चलाते हैं। चूंकि ये भगवान सीधे तौर पर ट्रायल में दखल नहीं दे सकते थे, इसलिए वो इंसानों को सुरक्षा का लालच देकर अपना फायदा निकालने की कोशिश करते थे। चैन याद करता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो इतना ताकतवर नहीं था और काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो लेडी गॉडेस होइस की शरण में चला गया था। उसने पागलों की तरह उसके दिए हुए टास्क पूरे किए ताकि अपना रुतबा बढ़ा सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक फेल मिशन की वजह से उसे मिटा दिया जाएगा। तभी उसके मोबाइल फोन पर न्यूज़ फ्लैश होती है जिसकी हेडलाइन में रेबीज या फिल्मी जोम्बियों जैसी एक नई बीमारी की चर्चा हो रही है। दूसरी हेडलाइन में जांगचिंग हॉस्पिटल के मरीजों के पागलों जैसा व्यवहार करने और दूसरों को काटने की खबरें हैं। आखिर में एक तीसरी हेडलाइन एक ऐसी घटना बताती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फॉरेंसिक्स के लिए रखा गया एक शव अचानक जिंदा हो गया है। अपनी सीट से उठते हुए वो इन खबरों को गौर से देखता है और अपनी खुद की ताकत बनाने का पक्का इरादा करता है। दूसरों के भरोसे ना रहने की कसम खाते हुए वो ठान लेता है कि वो इतनी ताकत हासिल करेगा कि खुद डीमन गॉडेस होइस भी उसके सामने घुटने टेके। इसी इरादे के साथ वो एक अनजान मंजिल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे याद आता है कि ट्रायल शुरू होने के 10 साल बाद किसी ने दावा किया था कि उसने इनेट एबिलिटीज को अपग्रेड करने का इकलौता तरीका ढूंढ लिया है। उस शख्स ने बताया था कि ट्रायल शुरू होने से 10 दिन पहले ही इनेट एबिलिटीज असल में काम करना शुरू कर देती हैं, और अगर कोई इस दौरान अपनी काबिलियत को पहचान ले और उसका इस्तेमाल करे तो उसे अपग्रेड किया जा सकता है। हॉस्पिटल पहुंचकर चैन मास्क पहनता है और एक सोची समझी रणनीति के साथ अंदर दाखिल होता है। अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए उसे अपनी ईरांग वायरस रेजिस्टेंस की इनेट एबिलिटी याद आती है। उसे यकीन है कि अपनी इस ताकत को अपग्रेड करने के लिए उसे वायरस का इस्तेमाल करके उसे वक्त से पहले ट्रिगर करना होगा। अंदर उसे एक डॉक्टर और नर्स इस अनजानी बीमारी के बारे में बात करते हुए सुनाई देते हैं। डॉक्टर उन अजीब लक्षणों को देखकर हैरान है
जबकि नर्स उस मरीज की तुलना किसी फिल्म के सीन से कर रही है। मरीज के कमरे के पास पहुंचकर चैन उस बंधे हुए शख्स को देखता है और कंफर्म करता है कि वो एक जोबी में बदल चुका है। वो उसका खून निकालने के लिए सुई आगे बढ़ाता है और जोबी से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग के लिए इसका सहयोग बहुत ज़रूरी है। खून का सैंपल लेने के बाद चैन अपनी इनेट एबिलिटी को ट्रिगर करने की तैयारी करता है। इसके बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में ये देखने जाता है कि वहाँ कोई है तो नहीं, और उसे पता चलता है कि कमरा खाली है क्योंकि सब लोग पूरी रात बाहर ही थे। उस ज़ॉम्बी का खून खुद को इंजेक्ट करने से पहले वो एक पल के लिए हिचकिचाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी थ्योरी गलत हुई तो वो मारा जाएगा। लेकिन अंजाम की परवाह किए बिना वो बिना किसी झिझक के सुई अपनी बाह में उतार देता है। टाइम रिसेट से पहले के अपने संघर्षों को याद करते हुए वो सोचता है कि उसने दशकों तक कमजोरी झेली थी, और अब भविष्य जानने के बावजूद अगर वो डरपोक बना रहा तो सब बेकार हो जाएगा। कमज़ोर रहकर दोबारा शुरू करने से बेहतर उसे मौत मंजूर है। जैसे ही खून उसकी रगों में दौड़ता है, वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को दोबारा वाइट डीमन कैसल में पाता है, जहां हॉइज उसके सामने खड़ी है और उसे हार मानकर अंधेरे को अपनाने के लिए कह रही है। लेकिन इस बार चैन डटकर खड़ा होता है और गरजते हुए कहता है कि वो हॉइज को जीत कर रहेगा। फिर वो खुद से सवाल करता है कि वो यहाँ इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है। उधर हॉस्पिटल में चैन को होश आता है और वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है। तभी कुछ लोग कमरे में दाखिल होते हैं और चैन की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। उसकी नसें बुरी तरह उभरी हुई हैं और उसकी आंखों और मुंह से खून निकल रहा है। उसे पहचानते हुए उनमें से एक लड़का घबराकर उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है। चैन उस लड़के को देखकर एक पल के लिए ठहर जाता है और फिर खुशी से पूछता है कि क्या वो वापस आ गया है। वो लड़का हाँ मैं सिर हिलाता है। चैन चेहरा धोने के बहाने वहां से निकल जाता है। वॉशरूम में वो शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसकी थ्योरी सच साबित हुई थी। ज़ोंबी वायरस ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि उसकी इनेट एबिलिटी को सफलतापूर्वक अपग्रेड कर दिया। वो अपनी नई ताकत के लेवल के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे पायनियर चुने जाने और पायनियर टाइटल के साथ वक्त से पहले अवेकनिंग हासिल करने की बधाई देती है। ये सुनकर उसे समझ आ जाता है कि ये यूनिवर्सल विल की आवाज़ है, और वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होता है। वो इंटरफेस को टाइटल की जानकारी दिखाने का हुक्म देता है और उसके सामने एक स्क्रीन चमक उठती है, जिसमें पायनियर होने के फायदों का ब्यौरा है। उसमें लिखा है कि जो लोग ट्रायल शुरू होने से पहले अपनी शक्तियों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें ट्रेन कर लेते हैं, वे इस टाइटल के हकदार हैं। ये टाइटल उनकी एट्रीब्यूट्स को 5% बढ़ा देता है और हासिल होने वाले एक्सपीरियंस में 10% का बूस्ट देता है। इसके अलावा पायनियर्स के पास वक्त से पहले एट्रीब्यूट पैनल को खोलने का खास मौका भी होता है। ये सब पढ़कर चंद बहुत खुश होता है, क्योंकि ये टाइटल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वो अपना पैनल और इनेट एबिलिटी खोलता है, जहां उसकी एबिलिटी का लेवल एसएसएस दिखाई देता है, जो ये बताता है कि उसके अंदर असीम ताकत है। पता चलता है कि वायरस मोनार्क वायरस एलिमेंट का सबसे महान और ताकतवर स्किल है, जो किसी भी वायरस को सोखने, इस्तेमाल करने, काबू करने, बदलने और यहाँ तक कि बनाने की भी काबिलियत रखता है। चैन अपनी मौजूदा शक्तियों को परखता है और देखता है कि फिलहाल वो एक सीमित रेंज में ही वायरस सोख सकता है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे भारी मात्रा में वायरस की ज़रूरत है, इसलिए वो वापस हॉस्पिटल की तरफ मुड़ता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे भगदड़ दिखाई देती है। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और कुछ लोग ज़ोंबी आउटब्रेक और दुनिया खत्म होने की चेतावनी दे रहे हैं। अपनी पिछली जिंदगी की अहम बातों को याद करते हुए चैन समझ जाता है कि ट्रायल से पहले जैंग में हुई अजीब घटनाओं की जड़ यही सील किया गया हॉस्पिटल था। लोगों के सवालों को अनसुना करते हुए वो सीधा उस ज़ोंबी वाले इलाके की ओर दौड़ता है। जैसे जैसे वो वायरस सोखता है, उसके वायरस मोनार्क टैलेंट स्किल में पॉइंट्स जमा होने लगते हैं, जिनसे शक्तियों को और मजबूत किया जा सकता है। एक ज़ोंबी को खत्म करने के बाद वो बाकी बचे हुए अनडेड शिकारियों के पीछे पड़ जाता है और ऐलान करता है कि आज कोई भी ज़ोंबी उसके चंगुल से नहीं बच पाएगा। इसी बीच हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर ज़ोंबी लगातार वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ रहे हैं, जहां हॉस्पिटल डायरेक्टर ल्यू फैंग और नर्स सुई सिन फंसे हुए हैं। ल्यू फैंग हार मानते हुए सुई सिन से कहता है कि अब बचना नामुमकिन है, दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकेगा और उनका अंत करीब है। फिर वो हवस भरी नज़रों से सुई सिन को देखता है और हंसने लगता है। सुई सिन रो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी उसे ल्यू फैंग की अजीब हरकतें दिखती हैं। ल्यू फैंग एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके करीब आता है और कहता है कि उसने उसे बहुत समय तक पाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मानी। अब जब दोनों मरने वाले हैं तो क्यों ना वो मरने से पहले थोड़ा मजा कर ले। सुई सिन उसके इस बर्ताव से सदमे है। जैसे ही ज़ोंबी दरवाज़ा तोड़ते हैं, ल्यू फैंग डर के मारे पागल हो जाता है और सुई सिन को अपनी ढाल बनाकर ज़ोंबियों के सामने धकेल देता है ताकि खुद बच सके। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की पर फंस जाता है और ज़ोंबी उसके करीब पहुंच जाते हैं। 7 मिनट बाद जमीन पर उन लोगों की लाशें बिछी हुई हैं, जिन्हें काटा जा चुका है। चैन वहां पहुंचता है और उसे वो नर्स दिखाई देती है जो फिलहाल ठीक लग रही है। उसके शरीर पर ताज़ा काटने के निशान देखकर उसे एहसास होता है कि अभी वो पूरी तरह ज़ोंबी नहीं बनी है। चूंकि मिलिट्री उस इलाके को सील करने वाली है, चैन को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हॉस्पिटल के रास्ते जानता हो। वो उसे बचाने का फैसला करता है और बड़ी तेज़ी से उसके शरीर का सारा वायरस सोख लेता है। कुछ ही पलों में उसे होश आ जाता है और चैन की कोशिश कामयाब रहती है।
सुई सिन उसका शुक्रिया अदा करती है। चेन कहता है कि ऐसा लगता है उसने पूरी तरह अपना होश नहीं खोया था। सुई सिन कहती है कि उसे याद है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर चन उसे बताता है कि उसे एक ज़रूरी काम में उसकी मदद चाहिए। सुई सिन मदद के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो पहले अपने कपड़े बदलने की इजाज़त मांगती है। चैन को हालात की गंभीरता का अंदाज़ा हो जाता है। वो बिना वक्त गंवाए सुइकिन का हाथ पकड़ता है और उसे तेज़ी से खींचने लगता है। चैन जोर देते हुए कहता है, हमारे पास इन सब बातों के लिए ज़रा भी वक्त नहीं है। वो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल के उस हिस्से में ले जाने को कहता है जहाँ वायरसेस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो। सुएन उसकी बात मान लेती है और उसे सीधा लेबोरेटरी की तरफ ले जाती है, जहाँ ज़्यादातर वायरसेस को स्टोर और टेस्ट किया जाता है। चैन वहाँ से कुछ वायरसेस इकट्ठा करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि इतना उसके काम के लिए काफ़ी होना चाहिए। वो उन सबको एक बीकर में मिलाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सुसन बुरी तरह हैरान और डरी हुई है। उस कंकॉक्शन में हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज और एचआईवी जैसे जानलेवा वायरसेस शामिल हैं, जहां हर वायरस अपनी पोटेंसी के हिसाब से अलग अलग वायरस पॉइंट्स दे रहा है। इन सभी वायरसेस को अब्जॉर्ब करने के बाद चैन का अगला मकसद इनके जरिए ज़ॉम्बी वायरस को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना है। वो अपने पॉइंट स्क्रीन पर मौजूद ऑप्शंस को गौर से देखता है। एंसेस्टर वायरस, डीके वायरस, टी वायरस, कॉक्सी वायरस और डार्क लाइट वायरस। काफ़ी सोच विचार के बाद वो अपग्रेड करने के लिए डार्क लाइट वायरस को चुनता है और समझाता है कि इसका पूरा फोकस डिवारिंग और इवॉल्विंग पर है। अचानक सुएन उसे अलर्ट करती है कि लेबोरेटरी के दरवाजे पर ज़ॉम्बीज़ आ पहुंचे हैं। चैन उसे वहीं रहने की हिदायत देता है। तुम यहीं रुको। वो खुद उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने निकल पड़ता है और बड़ी फुर्ती से उनके वायरस को अब्जॉर्ब कर लेता है। चेन की इन हरकतों को देखकर सुई सिन पूरी तरह से उलझन में पड़ गई है। जैसे ही चेन वायरस को अब्जॉर्ब करना शुरू करता है, उसे महसूस होता है कि ये प्रोसेस पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ है। वो 150 एल्बन ज़ॉम्बी को बड़ी ही आसानी से उठा लेता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी नई एबिलिटी को उसी ज़ॉम्बी पर टेस्ट करने का फैसला करता है और पूरे जोश के साथ अपनी डार्क लाइट वायरस एबिलिटी को अनलीश कर देता है। वहाँ काली लहरें निकलती हैं, जो किसी पेड़ की टहनियों जैसी दिख रही हैं। देखते ही देखते वो महज कुछ सेकंड्स में उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह निगल लेती हैं और वो चैन के अंदर समा जाता है। चैन खुद को जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा है। वो इस तेज़ अब्जॉर्प्शन स्पीड को देखकर हैरान है और उसे अपनी स्टैमिना में भी सुधार महसूस हो रहा है। इसी बीच सुई सेन उसे इस हालत में देखकर डर से कांप रही है और घबराते हुए उससे पूछती है, तुमने अभी ये क्या किया? चैन बड़ी सादगी से मुस्कुराता है और उससे पूछता है, तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है? सुई सिन राहत की सांस लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो जानती है कि चैन ने ही उसकी जान बचाई है। उसे पूरा भरोसा है कि चैन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो उसके सीक्रेट्स को छुपाने में उसकी मदद करने की बात कहती है। चैन उसे खड़ा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं चैन बाई हूँ। जवाब में सुई सिन भी उसे अपना नाम बताती है। अचानक चैन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि मिलिट्री वहां पहुंच चुकी है। उसे अंदाज़ा हो जाता है और वो सुई सिन से कहता है, लगता है मिलिट्री और पुलिस अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने ज़रूर पूरे इलाके को सील कर दिया होगा और अब वो ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर रहे हैं। चैन उसे वहाँ से उसका हाथ पकड़कर वो उसे रूफटॉप की तरफ ले जाता है और समझाता है कि वो यहाँ फंसने और पूछताछ का रिस्क नहीं ले सकते। तभी अचानक उनके सामने एक अजीब सा क्रीचर प्रकट होता है, जिसे देख चैन चौंक जाता है। जैसे ही वो हमला करता है, चैन समझ जाता है कि ये आमना सामना करने का सही वक्त नहीं है। सुई सिन घबराई हुई खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, जबकि वो क्रीचर मुकाबले के लिए तैयार खड़ा है। पलक झपकते ही वो चैन पर हमला कर देता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। इसके बावजूद चैन मुस्कुरा रहा है। वो अपने सामने खड़े उस म्यूटेंट को देखकर काफ़ी उत्सुक है और सोच रहा है कि ब्लैक लाइट वायरस इस म्यूटेंट को निगलने के बाद आखिर किस तरह की एवोल्यूशन से गुजरेगा। जैसे ही म्यूटेंट हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, चैन उछलकर उसके वार से बचता है और काउंटर करते हुए उसके सिर पर एक तेज़ किक जड़ देता है। लेकिन वो म्यूटेंट बहुत ज़्यादा एजाइल निकला। इससे पहले कि चैन संभल पाता, वो अपनी धारदार उंगलियों से उस पर स्लैशिंग अटैक करता है। चमत्कारिक रूप से चैन उस वार से बच निकलता है और अपना वेपन बाहर निकालता है, जो ज़ॉम्बीज़ की पावर से लैस है। उसे एहसास होता है कि ये म्यूटेंट उसकी काबिलियत को कड़ी टक्कर दे रहा है। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए म्यूटेंट को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उस पंच से म्यूटेंट को बस मामूली चोट ही आती है। ये देखकर कि ये म्यूटेंट्स उसकी अपनी शक्तियों के बराबर हैं, चैन बिना किसी झिझक के एक और हमला करता है। हालांकि उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि उसके इन हमलों से म्यूटेंट को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। उसे हराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। जब तक म्यूटेंट अपनी चोटों से उभर कर खड़ा होता है, चैन खुद को हील करने के लिए एक लम्हा लेता है। तभी उसे हैरान करते हुए सुई सिन अपनी कोहनी से इमरजेंसी बॉक्स का कांच तोड़ देती है और एक एक्स निकालकर उसकी तरफ फेंकती है। जैसे ही म्यूटेंट आगे बढ़ता है, चैन बड़ी फुर्ती से उस एक्स को लपक लेता है और उसकी इस मदद के लिए मन ही मन शुक्रिया अदा करता है। अब वो मुकाबले के लिए तैयार है और अपना हमला शुरू करते हुए कहता है, अब ये हमारा ब्रॉल है। एक्स को पूरी सटीकता के साथ चलाते हुए और म्यूटेंट के हमलों से बचते हुए वो उस पर वार की झड़ी लगा देता है,
जिससे आखिरकार वो म्यूटेंट रुक जाता है और अपनी जख्मी टांग पकड़ लेता है। राहत के उन कुछ पलों में चैन रिलैक्स होता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ये वाकई हैरान करने वाला है कि ऐसी हालत में भी ये म्यूटेंट हार नहीं मान रहा। फिर वो अपना पैर उस म्यूटेंट के सिर पे रखता है और उसका सिर धड़ से अलग करके आखिरी वार करने की तैयारी करता है। तभी अचानक म्यूटेंट अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है। ये काउंटर अटैक इतना जोरदार था कि चेन सीधा दीवार से जा टकराता है। उसके मुंह से खून निकल आता है और एक्स उसके हाथ से छूट जाती है। ये मंजर देख सुईसिन बहुत डर जाती है और चेन के लिए उसकी चिंता बढ़ जाती है। लेकिन चेन अब भी शांत है। इस मुसीबत में भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो सोचता है कि जब कोई मौत की कगार पर हो तो उसे गले लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उस म्यूटेंट की तरफ देखते हुए चंद सवाल करता है, क्या तुम मुझे फाड़ कर रख देना चाहते हो? म्यूटेंट की आंखों में उलझन साफ दिख रही है। तभी अचानक चेन के पेट से काली लहरें बाहर निकलती हैं और उस म्यूटेंट को जकड़ लेती हैं। चेन अपनी इवोल्यूशन डिवावरिंग पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो म्यूटेंट दर्द के मारे कराहने लगता है। उसे तड़पता देख चेन कहता है कि अब डरने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। धीरे धीरे चेन उस म्यूटेंट को पूरी तरह निगल जाता है। वहां उसका नामो निशान तक नहीं बचता। यह सब देख सुई सेन दंग रह जाती है और चेन बाई के इस कारनामे की तारीफ करती है। जैसे ही डिवायरिंग प्रोसेस खत्म होता है, ये साफ हो जाता है कि चेन ने एक सेकेंड स्टेज क्लॉड ज़ॉम्बी को सोख लिया है। ब्लैक लाइट वायरस की ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहती है और पूरा होने पर चेन को क्लॉड ज़ॉम्बी वाली बोन क्लॉ एबिलिटी मिल जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने हाथों को जानलेवा पंजों में तब्दील होते देख चैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे एहसास होता है कि ब्लैक लाइट वायरस को चुनना उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। थोड़ी ही देर बाद वहां मिलिट्री पहुंच जाती है और चैन और सुईसिन के जिंदा होने की पुष्टि करने की मांग करती है। चैन के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही है, लेकिन वो फुर्ती से सुईसिन को अपनी बाहों में उठाता है और उसे कसकर पकड़ने को कहता है। मिलिट्री की चेतावनियों को अनसुना करते हुए वो गोलियों की बौछार के बीच से भाग निकलता है। सुई सेन उसे रूफटॉप की तरफ जाने वाले एक सुरक्षित रास्ते की ओर इशारा करती है। गोलियां लगने के बावजूद चैन का ध्यान नहीं भटकता। वो खामोशी से दर्द सहते हुए आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वो रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां चैन एक जोरदार किक मारकर दरवाजा खोल देता है। अपनी सांसें संभालते हुए चैन सुई सेन से उसके घर का पता पूछता है। सुई सेन फौरन अपना एड्रेस बताती है, रॉन्ग फैंग नेबरहुड, नॉर्थ फॉर फोर्थ रोड, नानबे स्ट्रीट। चैन सिर हिलाकर हमें भरता है और फिर तेजी से दौड़ते हुए रूफटॉप से छलांग लगा देता है। सुई सेन खौफ के मारे अनजाने में ही चैन बाई को कसकर पकड़ लेती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद वे सुई सेन के घर पहुंच जाते हैं। अपने कमरे में दाखिल होते ही वो बाथरूम की तरफ इशारा करती है और चैन के जख्मों को साफ करने में मदद की पेशकश करती है। चैन उसे दिलासा देते हुए समझाता है कि गोलियां शरीर के अंदर नहीं फंसी थीं और उसके घाव पहले ही भर चुके हैं। वो उसे फिक्र ना करने को कहता है, लेकिन सुईसेन अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसकी चिंता शर्म और झिझक से कहीं बढ़कर है। चैन मान जाता है और उसके कहने पर अपनी शर्ट उतार देता है। जब वो उसके जख्मों को देख रही होती है तो सुईसेन थोड़ा घबरा जाती है। वो उसके हाथ पर बचे हुए निशानों की तरफ इशारा करते हुए उसे नज़दीक से देखने को कहती है। फिर वो उसके सीने और पेट की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद ये हिस्से ठीक से हील नहीं हुए, तुम्हें इन्हें भी चेक करना चाहिए। सच तो यह है कि वो उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। खासकर उसके डिफाइंड सिक्स पैक फिजिक को देखकर वो मंत्रमुग्ध थी। मजाकिया लहजे में चैन उसे छेड़ते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो क्या मैं फौरन ठीक हो जाऊंगा? क्या तुम मेरे लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? उसकी इस बात से सुईसेन असहज हो जाती है और अजीब तरीके से जवाब देती है कि वो उसे नहीं खाएगा, क्योंकि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। उसे हैरान करते हुए चैन उसके कान के पास झुकता है और धीरे से कहता है कि उसका अंदाज़ा गलत था। वो कबूल करता है कि उसने उसे पहले इसलिए नहीं खाया क्योंकि तब हालात सही नहीं थे। ये सुनकर सुई से नवाक रह जाती है। तभी चैन उसके शरीर से वो फटे हुए कपड़े हटा देता है और कहता है कि अब माहौल मेरी पिछली बात के लिए बिल्कुल मुफीद है। वो एक बार फिर पूछता है कि क्या सुईसन उसे रिकवर करने में मदद करने के लिए खुद को कुर्बान करेगी। हालांकि सुईसन साफ तौर पर हाँ नहीं कहती, लेकिन वो बात घुमाते हुए कहती है कि क्यों ना पहले हम साफ सफाई कर लें। चैन इसे एक इशारा समझ जाता है कि वो सिर्फ शर्म की वजह से हिचकिचा रही है। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ता है और उसे किस करना शुरू कर देता है और फिर वे एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। लेकिन इसी बीच चैन का फोन लगातार बजने लगता है। मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। उसके दोस्त शाओ और सांजी उसे मैसेज करके उसकी खैरियत पूछ रहे हैं। सॉन्ग पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने किसी से सुना था कि वो जियांगचेन हॉस्पिटल गया था। वहीं शाओ बताता है कि स्कूल की सबसे बड़ी ब्यूटी सांजी उसके बारे में पूछ रही थी, जिससे सबकी उत्सुकता बढ़ गई है कि वो आखिर है कहाँ।
बाद में चेन मार्केट से गुजरते हुए ट्रायल से पहले जियांग चेंग में हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोचता है। एक सील बंद अस्पताल, उपनगरीय इलाकों में बमबारी और राक्षसी कत्लेआम। वो मानता है कि उसे इन घटनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और वो सोचता है कि आखिर इनके बारे में बात क्यों नहीं की जा रही। इन गुत्थियों को सुलझाते हुए उसके सिर में दर्द होने लगता है। तभी उसे सुई सिन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि दो लोग उसे ढूंढते हुए आए थे और कह रहे थे कि सॉन्ग जिंग उससे मिलना चाहती है। चैन बेपरवाह रहने की कोशिश करता है, लेकिन सुई सिन अपनी चिंता जाहिर करती है, क्योंकि उसे जियांगचेंग की क्वीन मानी जाने वाली जींग पर भरोसा नहीं है। घबराकर वो पूछती है कि अब क्या करना है। चैन उसे भरोसा दिलाता है कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, और उससे कहता है उन्हें बाहर इंतजार करने को कहो। सुई सिन मान जाती है। चैन फिर संजी के साथ अपनी चैट खोलता है, जहां उसकी सेहत और ठिकाने को लेकर अनगिनत मैसेज पड़े हैं। उसे याद आता है कि जिंग उसी क्लासमेट की माँ है जो उसके साथ उलझा हुआ था। वो अंदाज़ा लगाता है कि शायद सॉन्ग जींग अपनी माँ से मिलने गई होगी, और अगर जींग ने सुइसिन के घर का पता लगा लिया है तो ज़रूर उसे कुछ न कुछ पता है। चैन तय करता है कि जींग से मिलना ज़रूरी है। बाद में वो उस वेयरहाउस पहुंचता है जहां जींग के गार्ड्स उसे लेकर जाते हैं, जींग के फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफ़र को याद करते हुए, कैसे वो जांगचेंग की सबसे अमीर शख्सियत बनी और लीगल और इलीगल दोनों कामों में माहिर होकर जांगचेंग क्वीन कहलाई। चैन प्रभावित होता है। अपनी पिछली जिंदगी में वो उसकी इज्जत करता था, लेकिन अब वो हंसता है ये जानते हुए कि अब हालात बदल चुके हैं। अगर वो उसे अपनी तरफ कर ले तो ट्रायल से पहले वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। वो वेयरहाउस के गलियारे में रुकते हैं जहां जिंग अपनी सेक्रेटरी मिस लैंग के साथ खड़ी है। चैन के पहुंचते ही बॉडीगार्ड उसे इसकी जानकारी देता है। जिंग उसे अचानक बुलाने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वो खुद वहां से नहीं निकल सकती थी। चैन सीधे मुद्दे की बात पूछता है। हैरान करते हुए जिंग उसके करीब आती है और उसके कपड़े ठीक करते हुए कहती है कि उसने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि संजी घर लौट आई थी और अस्पताल में उसकी गैर मौजूदगी को लेकर बहुत परेशान थी। वो ये भी मानती है कि वो उस शख्स को देखने के लिए उत्सुक थी जिसने संजी को इतना नर्वस कर दिया। चंद बात को घुमाने के बजाय सीधे असल मकसद के बारे में पूछता है। वो मुस्कुराती है, उसे उसकी ये बेबाकी पसंद आती है, और वो सुझाव देती है कि उसे उसकी बेटी का पति बन जाना चाहिए क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है। चेन जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि जीन के पास उसे पसंद करने की कोई वजह है। जिंग अस्पताल में उसकी बहादुरी भरे कारनामे का जिक्र करती है। हैरान होकर चेन पूछता है कि उसने हॉस्पिटल की सर्वेलेंस और पावर सप्लाई काट दी थी, तो उसे इतनी जल्दी सब कैसे पता चला। जींग उसे चेतावनी देती है कि उसे कमज़ोर न समझे। उसके आदमी उसे लॉबी से लेकर मॉनिटरिंग रूम तक आसानी से ट्रेस कर सकते थे। वो दावा करती है कि हॉस्पिटल के अंदर उसका अपना आदमी है, और वो चैन को लोलू नाम की लड़की के साथ अपनी चैट दिखाती है, जिसने उसे सुई सिन के साथ भागते हुए चैन का वीडियो भेजा था। जिंग ये भी बताती है कि सर्वाइवर्स में उसे सुई सिन की एक कलीग लियू फैंग मिली है, जो उसके लिए जानी पहचानी थी। लियू का नाम सुनते ही चैन चौंक जाता है। उसे पिछली रात सुई सिन के घर हुई बात याद आती है, जब उसने बताया था कि लियू फैंग ने न केवल उसे छेड़ने की कोशिश की बल्कि उसे ज़ॉम्बीज़ के आगे धक्का भी दे दिया था। सुई सिन ने बताया था कि लियू खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया और वो मारा गया। चैन को ताज्जुब होता है क्योंकि खिड़की पर लटके उस आदमी को देखकर उसने सोचा था कि वो मर चुका है। सुई सिन अपनी नफरत जाहिर करते हुए कहती है कि काश वो सच में मर गया होता। वापस वेयरहाउस में चैन पूछता है कि क्या वो उसे उन आइसोलेट सर्वाइवर्स का पता बताएगी। जिंग शर्त रखती है कि अगर वो उसका आदमी बन जाए तो वो ये जानकारी दे देगी। चैन कहता है कि वो उसे बहुत कम आंक रही है। जिंग मानती है कि वो उसकी स्किल्स का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास अब भी कंट्रोल है। चैन उसकी बात काटते हुए प्रपोजल ठुकरा देता है और कहता है कि वो उसके बारे में बहुत कम जानती है। वो कहता है कि अगर उसे सच पता होता तो वो समझ जाती कि वो उसका आदमी नहीं बन सकता, बल्कि उसे उसकी औरत बनना होगा। इन शब्दों के साथ वो अपने बोन क्लॉ बाहर निकालता है, जिससे जींग दंग रह जाती है और मिस लैंग फौरन बचाव में आगे आती है। जींग पूछती है कि क्या ये ज़ोंबी वायरस का म्यूटेशन है, लेकिन चैन इनकार कर देता है। वो ऑफर देता है कि अगर वो उसकी औरत बन जाए तो वो उसे और भी बहुत कुछ सिखा सकता है। जिंग मुस्कुराती है और कहती है कि सिर्फ पंजे दिखाने से वो हार नहीं मानेगी। वो सुई सिन के साथ उसके रिश्ते का जिक्र करते हुए सवाल करती है कि आखिर उसे जिंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है। चैन जिशान के करीब आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है कि हर किसी की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। वो उसे इशारा देता है कि कयामत के इन आखिरी दिनों में वो उसके लिए महज पसीना बहाने से कहीं ज्यादा कुछ कर सकती है। अपोकलिप्स का जिक्र सुनते ही जिक्यान के मन में उत्सुकता जागती है और वो इस बारे में और पूछती है। चैन उसे जवाब देता है, ज़ॉम्बीज़ तो महज एक वार्म अप है, वो इस काबिल भी नहीं कि उन्हें चुनौती मान जाए। इससे जिक्यान को एहसास होता है कि चैन के पास बहुत गहरी जानकारी है।
चेन उसकी बात पर मुहर लगाते हुए कहता है कि उसका ज्ञान उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। दोनों को पता है कि वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, इसलिए जिक्यांग एक सौदा पेश करती है। वो मदद देगी और बदले में उसे जानकारी चाहिए। चेन मुस्कुराते हुए मान जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जानचिंग की क्वीन को जीतना कोई आसान काम नहीं है। जिक्यांग कहती है कि उसे भी एक ऐसे मर्द का इंतजार था जो उसे हरा सके। वो चेन को और कोशिश करने के लिए उकसाती है, क्योंकि उसकी हिम्मत ने उसे सच में प्रभावित किया है। तभी अचानक बाहर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। चेन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और वो पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। जिक्यांग तनाव में बताती है कि कमांडर हुआंग ने बीती रात कैप्टन शाओ को उसके पास भेजा था। वो ज़ॉम्बीज और सर्वाइवर्स को रखने के लिए रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउसेस का इस्तेमाल करना चाहते थे, और ये गोलियां शायद वहीं चल रही हैं। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि कोल्ड स्टोरेज के सुस्त ज़ॉम्बीज के खिलाफ इतनी फायरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ गई। चैन सोचता है कि कम तापमान में ज़ॉम्बीज इतने एक्टिव कैसे हो सकते हैं, जब तक कि वो मुटेट ना हो गए हों। उसे समझ आता है कि ये वही जगह है जहां म्यूटेशन के बाद तबाही होनी थी। वो इस म्यूटेशन के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो जाता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कमांडोज एक मीट मॉन्स्टर के मुंह में ग्रेनेड फेंकते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। लेकिन जब वो दानव बिना किसी खरोंच के धुएं से बाहर निकलता है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। कैप्टन शाओ फौरन समझ जाता है कि उनके हथियार इस बला के सामने बेकार हैं। वो अपनी टीम को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है ताकि रीइंफोर्समेंट्स आने तक दानव को उलझा कर रखा जा सके। तभी जिक्यांग वहां पहुंचती है और चिल्लाकर गोलियां रोकने को कहती है। शाओ उसकी मंशा पर सवाल उठाता है, तो वो समझाती है कि ये हथियार उसे मार नहीं सकते, बस उसके जवानों की जान खतरे में डालेंगे। वो उसे सर्वाइवर्स और कर्मचारियों को वहां से निकालने का आदेश देती है। शाओ बहस करता है कि उस दानव को रोके बिना भागना नामुमकिन है। इधर दानव लूली पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी चैन बीच में कूद पड़ता है। वो उस विशाल मीट मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और उसके वार से बचते हुए अपने क्लॉज से उस पर घातक हमला करता है। दोनों के बीच घमासान शुरू हो जाता है। दानव चैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैन की फुर्ती के आगे वो नाकाम रहता है और दीवारें तोड़ देता है। ये देखकर शाओ दंग रह जाता है और जिक्यांग से पूछता है कि क्या वो किसी मॉन्स्टर को पाल रही है। जिक्यांग हंसते हुए जवाब देती है कि चैन उसका पार्टनर है। तभी दीवार टूटने से बीफ के टुकड़े बाहर गिर जाते हैं और चैन उनके ऊपर चढ़ जाता है। चैन उस दानव को चिढ़ाते हुए कहता है कि ये बीफ उसके नहीं है। वो खुद उस बीफ को खाने लगता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ने लगती है। चैन को एहसास होता है कि दानव भी थक चुका है और अपनी एनर्जी भरने की फिराक में है। वो मौका नहीं गंवाता और उस पर टूट पड़ता है। थका हुआ दानव चैन के हमलों का जवाब नहीं दे पाता। श्याओ और जिक्यांग फटी आंखों से देखते रह जाते हैं जब चैन अपने क्लॉज से उस दानव को बेदम कर देता है। जैसे ही दानव लाचार होता है, चैन अपनी डिवोरिंग स्किल और ब्लैक वेव ब्रांचेस का इस्तेमाल करके उसे निगलना शुरू कर देता है। श्याओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। श्याओ मिसाइल दागने की कोशिश करता है, लेकिन जिक्यांग उसे शांत रहने को कहती है। वो उसे याद दिलाती है कि चैन ने उनकी मदद की है और जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला भारी पड़ सकता है। 10 मिनट बाद सारे कमांडोज अपनी बंदूकें और शील्ड्स ताने चैन को घेरे खड़े होते हैं। कैप्टन शाओ सबको अलर्ट रहने का हुक्म देता है। जिक्यांग शाओ को उसकी हद याद दिलाती है। इसी बीच चैन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और उसका नया टैलेंट वायरस किंग अनलॉक हो जाता है। उसे 500 वायरस पॉइंट्स मिलते हैं और एक नया हथियार मेन हैवी हैमर भी हासिल होता है। चैन अपनी इस तरक्की से खुश है, लेकिन उसे दुख है कि लड़ाई में ज़्यादा मज़ा नहीं आया। उसे एक फ्लैश माउंटेन कोर भी मिलता है, जो आगे चलकर बेहतरीन इक्विपमेंट बनाने के काम आएगा। तभी जिक्यांग उसे लूले से मिलवाती है, जो एक मशहूर जर्नलिस्ट है। चैन पूछता है कि क्या उसने हॉस्पिटल में उसका वीडियो बनाया था। लूले माफ़ी मांगती है, लेकिन चैन कहता है कि वो वीडियो उसके काम आएगा। फिर श्याओ बताता है कि डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कमांडर हुआंग उससे मिलना चाहते हैं। चैन का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे कमांडर हुआंग ने अतीत में कमज़ोर लोगों का शोषण किया था और उन्हें गद्दार करार देकर मरवा दिया था। चैन साफ मना कर देता है। शाओ उसे नागरिक होने का फर्ज याद दिलाता है, जिस पर जिक्यांग भड़क जाती है। वो शाओ को उसकी औकात याद दिलाती है और कहती है कि हुआंग को जो भी बात करनी है, पहले उससे आकर मिले। तभी एक सिपाही आकर बताता है कि लियू फैंग नाम का एक शख्स हंगामा कर रहा है। चैन का दिमाग ठनक जाता है और वो उससे मिलने की जिद करता है। लियू फांग जैसे ही आता है, वो अपने पिता के रसूख की धौंस जमाने लगता है। चैन चुपके से उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर देता है। वो उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है कि कैसे सुएन उसे मरवाना चाहती थी। लियू जैसे ही गुस्से में आग बबूला होकर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, सिपाही बंदूकें तान लेते हैं। इससे पहले कि लियू कुछ कर पाता, चैन एक जोरदार मुक्का मारकर उसे हवा में उड़ा देता है। शाओ ये देखकर हैरान रह जाता है कि चैन के अंदर कितनी ताकत है।
जिक्यांग इस प्रदर्शन से खुश होती है। चैन उसे नाम से बुलाने की इजाज़त मांगता है, जिससे उनके बीच की नज़दीकी और बढ़ जाती है। वापसी के सफ़र में चैन अपने इनाम चेक करता है। उसे रैम्पेज, ब्लड लस्ट और मसल एनहांसमेंट की स्किल बुक्स मिली हैं। उसे एहसास होता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपना खुद का एक गुट तैयार करे। वो अपने गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल करके एक चैट ग्रुप बनाता है, जिसे सिस्टम ग्रुप 01 का नाम दे देता है। ग्रुप बनाने के बाद चैन ठहाका मारकर हंसता है और हेलिस का नाम पुकारते हुए अपने अरमानों का इजहार करता है। वो एक ऐसी डिवाइन एम्प्रेस सिटी और एक ऐसा डिवाइन किंगडम बसाना चाहता है जहां हेलिस उसके कदमों के नीचे होगी। 3 घंटे बाद वे जिगजाम के प्राइवेट विला पहुंचते हैं, जहां चैन उसे भविष्य की कुछ अहम जानकारियां पहले ही दे चुका है। जिगजांग उसकी बातों को दोहराते हुए कहती है कि इस कॉस्मिक ट्रायल में फायर आर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरी तरह बेकार साबित होंगे, क्योंकि 90% से ज़्यादा प्रतिभागी गिफ्टेड एवोल्यूशन से गुजरकर मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाएंगे। चैन उसकी बात पर गौर करता है और पूछता है कि क्या वो इस जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर पाएगी। जिगजांग बड़ी दृढ़ता से जवाब देती है कि नहीं, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। सीधा मुद्दे पर आते हुए जिगजांग चैन से पूछती है कि वो उसकी एलाई कैसे बन सकती है। चैन साफ शब्दों में जवाब देता है, मुझे काबिलियत और ऐसी वफादारी चाहिए जो अटूट हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वफादार कुत्ता अपने मालिक के प्रति दिखाता है। जिगजांग बड़े आत्मविश्वास के साथ जांगचिंग में अपने रसूख, दौलत और रुतबे की दुहाई देती है। चैन उसकी बात काटते हुए समझाता है कि ट्रायल के बाद की दुनिया में उसकी ये पुरानी ताकत बेमानी हो जाएगी। वो उसे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने को कहता है जहां हर कोई जांगचिंग की पूर्व क्वीन और प्रिंसेस को हासिल करने की होड़ में लगा होगा। चैन की बात सुनकर जिगजांग सहम जाती है। वो सोचती है कि उसकी वफादारी और किसी और के हाथों का खिलौना बनने में आखिर फर्क ही क्या रह जाएगा। चैन उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वो उसे अपनी रहनुमाई में बिना किसी पाबंदी के अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका देगा। उसकी बातों से प्रभावित होकर जिगजांग मुस्कुराती है और मान लेती है कि अगर उसने अब हिचकिचाहट दिखाई तो वो एक बड़ा मौका गंवा देगी। बिना पलक झपकाए वो नज़ाकत से घुटनों के बल झुककर चैन के प्रति अपनी सेवा का भाव प्रकट करती है और उसे अपना मास्टर घोषित कर देती है। उसकी इस बात से चैन बेहद खुश है। वो जानता है कि उसके रुतबे और साख की वजह से ये उसके लिए कितनी बड़ी जीत है। वो बड़े प्यार से उसका चेहरा छूता है और उसकी कशिश को करीब से देखने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए उसे कुछ काम सौंपता है। बाद में चैट ग्रुप 01 में जीका मिस लैंग को मैसेज भेजती है और पूछती है कि क्या लुली ने चैन का वीडियो भेज दिया है। वो लैंग को निर्देश देती है कि काम पूरा होते ही लूली को आराम के लिए घर ले जाए। इसके अलावा लैंग को जिम्मेदारी दी गई है कि चैन के पोस्ट सभी बड़े फोरम्स पर छा जाने चाहिए। इन पोस्ट का टाइटल पायनियर्स के नाम होगा और आईडी पायनियर वाइट एम्परर इस्तेमाल की जाएगी। लैंग हैरान तो है, पर वो जिगजैंग के निर्देशों को लूली तक पहुंचा देती है और उसे घर चलकर आराम करने को कहती है। लूली इस अचानक आए हुक्म से चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसे सच में वापस जाना चाहिए। लैंग उसे बताती है कि ये जिगजैंग की फिक्र है। लूली इसे मान तो लेती है, पर वो हाल ही में ज़ॉम्बीज से हुए अपने सामना और चैन की ताकत के बारे में सोच रही है। वो सोचती है, क्या अब मैं इन खतरों को अपनाने लगी हूँ या चैन की मौजूदगी ने मुझे बेखौफ कर दिया है। जिगजांग के विला में अचानक उसका फ़ोन बजता है। उसकी बेटी सोंगी का कॉल है। जिगजांग के उठाने से पहले ही चैन फ़ोन उठा लेता है। बिना किसी भूमिका के सोंगी अपनी माँ से पूछती है कि उसे घर बुलाने की इतनी जल्दी क्या थी, जैसा मिस लैंग ने बताया था। चैन जब बोलता है तो सोंगी सन्न रह जाती है। वो चीख कर पूछती है कि उसके पास उसकी माँ का फ़ोन क्या कर रहा है और उसकी माँ कहाँ है। चैन उसे बताता है कि जिगजान काम में व्यस्त है और उसे घर आकर एक ज़रूरी चर्चा करनी होगी। सोंगी बेमन से तैयार हो जाती है और उसे इंतज़ार करने को कहती है। साथ ही वो चैन के पुराने बर्ताव पर अपना गुस्सा भी जाहिर करती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, चैन फ़ोन काट देता है, जिससे वो आग बोला हो जाती है। वो कसम खाती है कि वो जल्द ही चैन को उसकी औकात दिखाएगी। चैन के कदमों में बैठी जिगजांग उससे पूछती है कि क्या वो उसकी बेटी की भी हिफाजत करेगा। चैन दो टूक जवाब देता है कि ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से सोंगी में न तो काबिलियत है और ना ही सलीका। लेकिन अगर जिगजांग ज़्यादा मेहनत करे तो वो वादा करता है कि ट्रायल के दौरान सोंगी कम से कम मॉन्स्टर नहीं बनेगी। जिगजांग उसका शुक्रिया अदा करती है। बाद में वे दोनों कार से शहर के बाहर एक सीक्रेट वेयरहाउस की तरफ निकलते हैं। रास्ते में अपनी माँ को चैन के बारे में बात करते देख सोंगी पूछती है कि आखिर उसे उस पर इतना भरोसा क्यों है, उसे ये सब बेतुका लगता है। जिगजांग उसे हिदायत देती है कि वो चैन के पास जाने की कोशिश ना करे और चुपचाप वही करे जो उसे कहा जाए। वेयर हाउस पहुंचते ही मिस लैंग चैन को रिपोर्ट देती है कि उसने कल पूरे शहर में जॉम्बीज की अफवाह वाली जगहों की छानबीन की थी, लेकिन सिर्फ यही एक जगह मिली। वो बताती है कि ये पहले एक अंडरग्राउंड कैसीनो था जहां अब
करीब 160 zombies हैं जो कभी यहाँ के जुआरी थे। यहाँ मीट माउंटेन जैसा कोई स्पेशल जॉम्बी नहीं है। चेन इसे एक जॉम्बी स्लॉटर हाउस बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो इस ख्याल को खारिज कर देता है क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगहों पर मीट माउंटेन को ख़त्म करना मुश्किल है और ये वेयरहाउस इतना दूर है कि यहाँ कुछ भी हो जाए खबर बाहर नहीं जाएगी। वो मिस लैंग से दोबारा पुष्टि करता है कि क्या उसे और कहीं जॉम्बीज नहीं मिले। लैंग हाँ मैं जवाब देती है। इसी बीच जिगजांग और सॉन्ग भी वहां पहुंच जाते हैं। चन अंदाजा लगाता है कि कोई जानबूझकर इन जॉम्बीज को इकट्ठा कर रहा है और जहां इन्हें रखा जा रहा है वो एक जॉम्बी स्लॉटर हाउस हो सकता है। वो गौर करता है कि जहां फौज सिर्फ कुछ दर्जन जॉम्बीज को काबू करने की हिम्मत जुटा है, वहीं ये शख्स सभी जॉम्बीज और मॉन्स्टर्स को बटोरने की फिराक में है। चेन इस बात से रोमांचित है और सोचता है कि ये कोई पायनियर है जिसके पास गुप्त जानकारी है। चेन मजदूरों को वेयर हाउस का दरवाजा खोलने का हुक्म देता है और अंदर से जॉम्बीज का एक रेला बाहर आता है। वो फुर्ती से उन सबको ढेर कर देता है, जिसे देखकर सॉन्ग ये दंग रह जाती है और सुईकेन इसका रिकॉर्डिंग कर लेती है। जॉम्बीज का सफाया करने के बाद चेन उनका वायरस सोख लेता है, जिससे उसे जॉम्बी हंटर का टाइटल मिलता है और उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं। साथ ही टैलेंट ट्री में सीरम फॉर्मूला भी अनलॉक हो जाता है, जो जॉम्बीज के खतरे से लड़ने के लिए बेहद अहम है। चेन सबको इकट्ठा करता है और जिगजांग को उनकी पुरानी बातचीत याद दिलाता है। जिगजांग मानती है कि ट्रायल के दौरान कोल्ड वेपन्स का इस्तेमाल जरूरी है ताकि म्यूटेशन का खतरा कम रहे। चैन एक जॉम्बी को पकड़कर सबको अपनी अपनी काबिलियत दिखाने को कहता है। मिस लैंग सबसे पहले आगे आती है और एक जोरदार बॉडी स्लैम और फिर गर्दन मरोड़कर जॉम्बी का काम तमाम कर देती है। चैन उसकी रफ्तार की तारीफ करता है। अब जिगजांग की बारी है। वो बेसबॉल बैट से जॉम्बी पर हमला करती है। वो उसे गिरा तो देती है, पर चैन गौर करता है कि उसमें उसे एक बार में खत्म करने की जान नहीं है। इसके बाद सुएन अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर जॉम्बी को मात देती है। अंत में जिगजांग वो बैट अपनी बेटी सॉन्गी को पकड़ाती है, लेकिन सॉन्गी बुरी तरह घबरा जाती है। वो लड़ना तो दूर, खौफ के मारे अपनी पैंट गीली कर देती है। चैन उसकी इस नाकामयाबी पर तंज कसता है। फिर वो जिगजांग को किनारे ले जाकर मिस लैंग की तलाश पर अपना शक जाहिर करता है और उसे गहराई से छानबीन करने का काम सौंपता है। जिगजांग तैयार हो जाती है और सॉन्गी के बारे में पूछती है। चन मायूस है, पर वो जोर देता है कि सबका और खासकर सॉन्गी का आगे बढ़ना जरूरी है। वो उसे कड़ी ट्रेनिंग देने को कहता है। इसी बीच जिगजांग चेन के अधूरे वायरस वाले मसले का जिक्र करती है। चेन उसे सीरम फॉर्मूला वाला कागज थमाता है। जिगजांग उसे पढ़कर उसकी जटिलता देखकर हैरान रह जाती है। चेन उसे इसके महत्व के बारे में समझाता है। जिगजांग इस भरोसे के लिए उसका आभार मानती है और वादा करती है कि वो इस फॉर्मूला की हिफाजत करेगी। चेन उसे काम पर जाने को कहता है और मिस लैंग को उसे वापस छोड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। अकेले होने पर चैन अपना फोन चेक करता है और अपने पोस्ट पर आए मजाकिया कमेंट्स देखकर तंग आ जाता है। तभी शिल नाम के एक शख्स का प्राइवेट मैसेज उसे चौंका देता है। शिल खुलासा करता है कि वो भी एक पायनियर है और चैन की जानकारी के बारे में पूछता है। चैन भाप जाता है कि ये काम का कनेक्शन हो सकता है। वो शिल के टैलेंट के बारे में पूछता है, जिसका जवाब आता है एस लेवल मेंटल कंट्रोल। चैन उसे पायनियर से जुड़ी जानकारियों के बारे में बताता है और उसे चैट ग्रुप 001 में आने का न्योता देता है। शिल अपना असली नाम हैंग शाओ बताकर ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। वो चैन से पूछता है कि क्या वो किसी और को बुला सकता है। नाम है शुचुन। ये नाम सुनते ही चैन के होश उड़ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एम्परर लेवल का सूरमा स्यूकुन है। उत्साहित होकर चैन उसे किसी भी पायनियर को लाने की इजाजत दे देता है और जोर से हंसता है। आखिर में शुचुन भी ग्रुप में शामिल हो जाता है। उसी शाम 7:30 बजे लूली और जिगजांग फोन पर बात कर रहे हैं। जिगजांग पूछती है कि जॉम्बीज को इकट्ठा करने वालों का क्या पता चला। लूली बताती है कि ये काम जांगचिंग लॉर्ड के लोग कर रहे हैं और वे जॉम्बीज को मनकाई कंटेनर यार्ड ले जा रहे हैं। वो जानकारी के लिए किसी को भेजने वाली थी, पर उसे खुद ही वहां जाना पड़ा। अचानक दो जख्मी आदमी उसके सामने थे। खिड़की पर एक साया खड़ा होकर डरावनी हंसी हंस रहा है। लूली घबराकर जिगजांग को बताती है कि वो पकड़ी गई है। दूसरी तरफ चेन की बातचीत हुआई लियू से हो रही है, जो अपने टैलेंट को लेकर उलझन में है। हुआई उसे इनवुड के बारे में बताता है। चैन अपने पैनल पर सर्च करता है और पाता है कि इनवुड सबसे शक्तिशाली लकड़ी है जिसमें जीवन का अटूट स्रोत है। इनकी रूह जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो अमरता का द्वार खोल देती है। ये एक एस लेवल टैलेंट है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज़्यादा है।